नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गाजा की। आप सोचिए कि आज 7वां दिन है युद्ध का। युद्ध से मतलब है इस डीएस्केलेशन का। डीएस्केलेशन में अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमास का अंत का ये आज 7वां दिन है। 7 दिन से लगातार इज़राइल हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लोग सोच रहे थे कि इज़राइल आखिर ये भाषण दे रहा है और इज़राइल ये कह रहा है कि इस बार हम माफ़ नहीं करने वाले, हम पूरा का पूरा वीरान बना देंगे। आखिर वीरान कैसे बना देंगे? क्या वहाँ पर रह रहे 10 लाख लोगों को मार देंगे? 10 लाख लोगों को ख़त्म कर देंगे? और 10 लाख लोगों को अगर ख़त्म करना था तो बड़े बड़े बॉम्ब गिराने थे, मिसाइलें नहीं चलानी थी। फिर मिसाइल से टारगेटेड हमले हो रहे हैं जो हमास के लोगों की बिल्डिंगें हैं, जिसमें हमास के लोग छुपे हुए हैं। उन स्थानों को वो आपने बिल्डिंग देखी होगी कि नीचे पिलर लगे हुए हैं, पिलर पर वो मार देते हैं तो पूरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है। बिल्डिंग पर ऊपर नहीं मारते, वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जैसे बिल्डिंगें गिराई जाती हैं चाइना में या और जगहों पर, वैसे कहाँ पर उनको वॉर करना है। और उसके कैमरे भी लगे होते हैं। मजे की बात यह है कि वो कहीं दूसरे स्थान पर कैमरे लगे होते हैं जिसको वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं। रात में जो हमले हो रहे हैं वो शूट करते हैं। उन्होंने दूसरा काम ये किया है कि जो इजिप्ट से उनको सप्लाई होती, चूँकि ये इजिप्ट के कब्जे में ही था क्षेत्र, तो इजिप्ट से जो सप्लाई उनकी सप्लाई चेन बनी हुई थी वो पूरी सप्लाई चेन तोड़ दी है। मैं आपको इसलिए एक बात और बता दूं कि ये जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है, जिसको ये पैलेस्टीनियन लैंड कहते हैं या फ़िलिस्तीन की भूमि कहते हैं, ये एक्चुअली इजराइल के कब्जे में है। ये कोई देश नहीं है, फ़िलिस्तीन कोई देश नहीं है। फ़िलिस्तीन एक क्षेत्र है जो कि उनके कब्जे में था, इजिप्ट के कब्जे में था। कभी इजिप्ट ने उस पर कब्जा कर लिया था और उनके साथ जब युद्ध हुआ इजराइल का तो इजराइल ने उस क्षेत्र को वापस ले लिया। कब्जा इजिप्ट का था, इजराइल ने उसको वापस लिया। इजराइल ने जब वापस लिया तो वहाँ मुस्लिम आबादी साथ में आई। वो मुस्लिम आबादी को मुस्लिम जगत के जो उनके फ़िरके के लोग हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। वहीं पर आतंकवाद तैयार होता है। अब ये पूरा मुस्लिम जगत उसको ऑक्युपाइड टेरिटरी कहते हैं। फ़िलिस्तीन इज़ ए ऑक्युपाइड टेरिटरी बाय द इज़राइल, ऐसा शब्द दिया जाता है। इज़राइल का कहना है हमने उसको फतेह कर लिया है। वो शुरू से पिछले 4000 वर्षों से हमारे पास थी। बीच में हमारी शक्ति कमज़ोर हुई तो वो इजिप्ट ने कब्जा कर लिया था, या लेबनान उसमें लगा हुआ है, या और कंट्री उस पर लगे हुए हैं सीरिया में। चूँकि सूफ़ी शफ़ी जाति के लोग केवल इजिप्ट में पाए जाते हैं, लोअर इजिप्ट में पाए जाते हैं, लेबनान में पाए जाते हैं, सीरिया में पाए जाते हैं। और ये जो इजिप्ट का क्षेत्र कभी हुआ करता कि इजिप्ट के कब्जे में था, इस फ़िलिस्तीन में पाए जाते हैं। तो उस शफ़ी जाति के लोगों को वहाँ भड़काया गया या उनको हथियार दिए गए या उनकी तैयारियाँ की गई। उन्होंने अचानक इज़राइल पर रातों रात हमला कर दिया और जब वो त्यौहार मना रहे थे, पूरा इज़राइल व्यस्त था, तो इज़राइल के ऊपर हमला हो गया। इज़राइल के ऊपर हुए हमले का नतीजा ये निकला कि इज़राइल ने को संभलने का अवसर नहीं मिला। इज़राइल के अंदर के 1000 लोग मारे गए अचानक। फ़िलिस्तीन के लोग अंदर घुस गए, यानी कि जो शफ़ी मुसलमान हैं वो अंदर घुस गए, उनकी महिलाओं बच्चों को घसीट कर ले गए। उसके वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि उनकी महिलाओं बच्चों के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भीभत्स रूप देखा जा सकता है, जो मानवता का सबसे खतरनाक रूप देखा जा सकता है, जो आप लेबनान में अक्सर देखते हैं, सूडान में अक्सर देखते हैं कि सर काट कर फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हो रहा है कि भाई उसके ऊपर सूसू करते हुए कुछ वीडियोस आए हैं। पहले उनको मार दिया, बच्चों को मार दिया, मरे हुए पड़े हैं तो लातें उनको मारी जा रही हैं, उनके मुंह में सूसू की जा रही है। और ऐसा करने से जन्नत प्राप्त होगी। जितना ज़्यादा डेड बॉडी के साथ वो ऐसा करेंगे उतना उनके मन में ये है कि उनको जन्नत प्राप्त होगी, ऐसा उनको हलाल सिखाया गया है। आप सोच लीजिए। तो वो भीभत्स रूप लगातार वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इज़राइल को अब समझ में आ रहा है, चूँकि इज़राइल या यहूदी पहले टारगेट हैं। उनकी हदीस में लिखा है कि वो पहले टारगेट हैं। जब तक यहूदी समाप्त नहीं होंगे तब तक संसार में क़यामत नहीं आ सकती, और जब क़यामत नहीं आएगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये विचार है। अब चूँकि यहूदी समाप्त करना पूरे मुस्लिम जगत का उद्देश्य है, इसलिए यहूदियों को अब जो समझ में आया
तो वो ये आ रहा है कि जो हमने टेरिटरी वापस ली थी उसमें जो मुस्लिम बसा दिया था इजिप्ट ने, वो मुस्लिम बड़ी भारी समस्या है। टेरिटरी तो यहूदियों की है ही, टेरिटरी तो इज़राइल की है ही। अब इज़राइल जब उस पर बम्बार्डमेंट कर रहा है तो उसने हमास के क्षेत्रों को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल वैसे ही ये चल रहा है जैसे कि रशिया ने यूक्रेन में केवल फोर्स के केंद्र थे उन केंद्रों पर हमले किए। उन्होंने पूरे यूक्रेन पर हमले नहीं किए, आम आबादी के ऊपर हमले नहीं किए, वो उन्होंने सिर्फ वहाँ पर हमले किए जहाँ पर यूक्रेनियन लड़ाकू छुपे हुए थे या जहाँ पर उनके परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं या फिर जिन स्थानों पर वो बैठे हुए हैं, जिन स्थानों पर उनकी सेना खड़ी हुई है, उनको उन्होंने समाप्त किया। बिल्कुल वैसे ही इज़राइल पिछले 7 दिन से हमास के उन केंद्रों पर हमला कर रहा है जहाँ पर हमास का ओरिएंटेशन है, जहाँ पर हमास खड़ा हुआ है। हालांकि दूसरी बात यह है कि हमास को चुना किसने था? वहाँ तो पीएलओ है, पीपल्स लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, और पीएलओ ही वहाँ रिप्रेजेंटेशन करती है अस्थायी रूप से यूएनओ में। उसको अस्थायी स्टेटस दे रखा है, ऑब्जर्वर का स्टेटस दे रखा है फिलिस्तीन को, वो पीएलओ को है। पीएलओ चुनाव से बनता है, पीएलओ के चुनाव में हमास खड़ा हुआ था, तो चुना किसने? वहाँ की जनता ने ही हमास चुना। यानी कि हमास की जो आतंक है उस आतंक के साथ वहाँ की जनता खड़ी हुई है, और जब जनता साथ में खड़ी हुई है तो ये माना जाना चाहिए कि पूरी की पूरी जनता इस मामले में इन्वॉल्व है जिसमें यहूदियों के ऊपर इन शफियों ने हमला किया। तो फिर इज़राइल के दिमाग में क्या आ रहा है? क्योंकि हमेशा से जब भी इज़राइल ने उस पर हमला किया या इधर से हमले हुए, ऐसी हर एक परिस्थिति में फ़िलिस्तीन में एक स्टेज पर शांति आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि सऊदी अरबिया इजिप्ट कह रहा है मध्यस्थता कर देंगे, या मैं कहूँ कि ईरान कह रहा है मध्यस्थता कर देंगे। ख़ास तौर से टर्की निकल कर आया, वो कह रहा है हम मध्यस्थता कर देंगे, इनके बीच का युद्ध समाप्त करवा देंगे, दोनों बात करें। ये जब मरना शुरू होते हैं ना, तो बहुत सारे कंट्री जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो चले आते हैं मध्यस्थता करने के लिए, और मध्यस्थता करके वो समाप्त कर देंगे। हर बार ऐसा ही हुआ। इसलिए इज़राइल में इस समय जो सरकार है नेतन्याहू मैं आपको बता दूं वैसी ही है जैसी यूएस में ट्रंप सरकार बैठती है। आप सोचो कि आज यूएस में ट्रंप सरकार होती तो क्या होता। ये वैसी ही सरकार है जैसे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार है। ये वैसी ही सरकार है हिंदुस्तान के अंदर भारत की एक टेरिटरी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। ये वैसी ही सरकार है जैसी भारत के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है। ये वैसी ही सरकार है जैसी भारत के अंदर महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है। ये वैसी ही सरकार, मतलब उसकी संज्ञा दी जा सकती है, इस प्रकार की सरकार है। अब मैं आपको बताऊं कि जब नेतन्याहू की सरकार बैठती है तो नेतन्याहू से मतलब जो उनकी पार्टी की वो एक हार्ड कोर है। दूसरी पार्टी की सरकार बैठती है वो थोड़ा लिबरल भी अपनाती है। इसीलिए वहाँ पर एक 30% आबादी जो दूसरी पार्टी के पक्ष में रहती है वो भाई एक ह्यूमन व्यू भी अपनाती है। लेकिन इस हमले के बाद जब त्यौहार मनाया जा रहा हो, म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा हो, इस त्यौहार के दौरान जब हमला हुआ तो फिर सबकी आंखें खुल गईं और सब अब नेतन्याहू सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। नेतन्याहू सरकार के साथ खड़े होने की वजह से, विपक्ष के खड़े होने की वजह से, इजरायली यहूदियों के खड़े होने की वजह से नेतन्याहू को बल मिला, और उस बल के आधार पर नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि हम अब गाजा स्ट्रिप को, गाजा पट्टी को, ये क्षेत्र उन्होंने जीता था, वापस लिया था, इस क्षेत्र में अब किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये क्षेत्र वापस तो ले लिया, लेकिन इस क्षेत्र में जो वहाँ आबादी डेमोग्राफी बदल चुकी थी, उस डेमोग्राफी का क्या करेंगे? वो डेमोग्राफी ही समस्या है। तो अब उनका कहना है कि हम डेमोग्राफी समाप्त कर देंगे। तो कैसे समाप्त करेंगे? 10 लाख लोगों को अगर मार दिया जाएगा तो पूरा विश्व चिल्लाएगा। ये वैसे ही होगा जैसे हॉलोकॉस्ट हुआ, ये वैसे ही होगा जैसे जर्मनी ने किया, ये वैसे ही होगा जैसे मुगल आक्रांता करते थे, और ये वैसे ही होगा जैसे कि शफियों ने, यानी कि फिलिस्तीन में रहने वाले शफियों ने यहूदियों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा? टेरिटरी तो इजराइल की है। इजराइल ने जो अब निर्णय किया वो अजीब है, मतलब गजब है। इजराइल ने अब तय किया
कि जब हमास के सेंटर ख़त्म हो गए हैं, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इज़राइल की सेना फ़िलिस्तीन में अंदर घुसेगी, उस लैंड पे गाज़ा पट्टी में अंदर घुसेगी। अब जब वो अंदर घुसेगी तो क्या? तो भाई सीधी सी बात है कि वहाँ वो तो चूंकि आतंकी लोग ही वहाँ पर हैं, एक पार्टिकुलर मानसिकता के लोग हैं, एक पार्टिकुलर आतंक के पैरोकार वहाँ पर हैं, इसलिए वो उस पर हमला करेंगे। और अगर वो कब्जा कर भी लेंगे पूर्ण रूप से, तो भी अगर डेमोग्राफी वहीं रहेगी तो आज आप शांत कर दोगे, जैसे हमेशा शांत होता रहा कि भाई शांति बहाल हो गई, फिर वार्ता शुरू होती है, तो आपने 10-20 हज़ार इधर मार दिए, उधर मार दिए, फिर बाद में वार्ता शुरू हुई, फिर 5-7 साल बाद। आप सन 1917 से लेकर और सन 2023 तक अगर देखेंगे तो 10 वर्ष कभी पूरे नहीं हुए जब फिलिस्तीन में रहने वाले मुस्लिम आक्रांताओं ने या वहाँ पर रहने वाले आतंकियों ने इजराइल पर हमला ना किया हो। कोई 10 वर्ष ऐसे नहीं रहे। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल से आपको कोई एक पीरियड मिल जाएगा जिसमें 10 वर्ष से ऊपर निकल जाएगा कि शांति उनके बीच में रही। अब जब शांति रही ही नहीं तो फिर हर बार वही होता है कि मध्यस्थता होती है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए नेतन्याहू ने तय किया कि अब हम डेमोग्राफी भी चेंज करेंगे। इसलिए वहाँ इजराइल की सरकार ने ये कहा, आह्वान कर दिया, नोटिस कर दिया कि भाई आप लोग गाज़ा शहर छोड़कर चले जाओ, हमारी सेना आ रही है, सेना आ रही है, गाज़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब वो लैंड जो डेमोग्राफी इजिप्ट के कब्जे की वजह से चेंज हो गई थी, वो डेमोग्राफी भी खाली करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर भारत में वापस आए, तो हमारे यहाँ बहुत सारी आबादी ये कहती है कि साहब क्यों वापस लेना, आपको आबादी भी वहाँ की लेनी पड़ेगी, वहाँ की आबादी आएगी तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान भारत में वापस आएगा, बांग्लादेश भारत में वापस आएगा, तो फिर हमारे यहाँ के बहुत बड़ी आबादी का बुद्धिजीवी ये कहना शुरू करता है कि क्यों भैया वो 15 करोड़ 16 करोड़ लोगों को वापस लेना, 20 करोड़ लोगों को वापस लेना, कि ये 20 करोड़ अब भारत में आ जाएंगे तो भारत को और डिस्टर्ब करेंगे, और ज़्यादा समस्याएं होंगी। ये एक बात है। नेतन्याहू ने उसका सल्यूशन ये निकाला कि भाई आप डेमोग्राफी अपनी इजिप्ट में ले जाओ, आप इजिप्टियन हैं और ओरिजिनली आप इजिप्ट में वापस जाइए, वो ज़मीन पूरी खाली करिए, वहाँ पर अब हमारी सेना आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि सेना जब घुसेगी तो सेना ये नहीं देखेगी कि आप कौन हैं, सेना ये नहीं देखेगी कि ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सेना ये नहीं देखेगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है। सेना आपको पीछे खदेड़ेगी और खदेड़ते खदेड़ते इजिप्ट के बॉर्डर पर ले जाएगी। चूँकि फूड सप्लाई, रसद सप्लाई तो वैसे भी बंद कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो चुकी है, बिल्डिंगें गिरी पड़ी हैं, तो वैसे भूखों मर रहे होंगे, जितने 7-8 दिन का भोजन होगा वो खा लिया होगा। तो उनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन उनके पास यही कि शांति बहाल हो जाए, दोनों के बीच में वार्ता शुरू हो जाए और खाने पीने की सामग्री मिल जाए। आपको याद है कि जो ये आक्रांता भारत में आते थे तो हमारे यहाँ के राजा का किला घेर लेते थे या दुर्ग घेर लेते थे, उसकी रसद सप्लाई बंद कर देते थे, चारों ओर बैठ जाते थे और कहते थे कब तक रहोगे। तो कभी कभी रसद सप्लाई 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक चल जाती थी, 3 महीने तक चल जाती थी। 2-3 महीने की रसद सप्लाई जब रसद समाप्त हो जाता था किले के अंदर, तो फिर वो हमला करते थे और उसके बाद आबादी को मारते थे। हमारे यहाँ की महिलाएं बच्चें जौहर करती थीं और वो बाकी हिंदू आबादी को मार दिया करते थे या फिर हिंदू आबादी को गुलाम बना लिया करते थे। यहाँ पर परिस्थिति वैसी ही कुछ है कि एक परिस्थिति में वो रसद सप्लाई बंद हो चुकी है। ये ऐसा नहीं कि उधर से ही होता था, हमारे इधर से भी फिर बाद में ऐसे ही होता था कि भाई क्या करें इनका, तो रसद सप्लाई उनकी बंद पड़ी हुई है, वो जाएं कहाँ, बलबला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इजिप्ट का बॉर्डर खोला जाएगा, इजिप्ट की तरफ जा सकते हो तो जाओ। इजिप्ट के लोगों को, इजिप्ट की सरकार को अगर ये लगेगा कि ये वही शफ़ी हैं जो उनके देश से गए हैं तो वो वापस लेंगे, उनके सामने मजबूरी, नहीं वापस लेंगे तो मारे जाएंगे। अब 10 लाख से 11 लाख लोग वहाँ पर हैं, इनका हो क्या? तो यूएनओ के पास जब खबर गई कि इजराइल ने ऐसी घोषणा कर दी है कि आप 10 लाख लोग गाजा शहर खाली करके चले जाओ, सेनाएं अंदर होने वाली है, नहीं तो फिर उसके दोषी तुम होगे, नहीं तो मारे जाओगे। यूएनओ की तरफ से क्या आना था? यूएनओ की तरफ से एक बयान आना ही था, ये इम्पॉसिबल है। 10 लाख लोगों को कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ह्यूमन राइट व्यू देखना चाहिए, फला देखना चाहिए, धमाका देखना चाहिए, ऐसा यूएनओ के कहीं से भाषण आ गया।
दूसरी बात, रशिया ने इसमें इंटरेस्ट लिया। रशिया ने कहा कि भाई देखो ये नहीं हो सकता, ये यूएस के भड़कावे पर सब हो रहा है, क्योंकि यूएस पूर्ण रूप से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यूएस के पार्लियामेंट्रियन बहुत बार इजराइल को कह रहे हैं, यूएस ने अपने युद्धपोत वहाँ पर भेज दिए हैं। उसका कारण यह है कि अगर कोई इस्लामिक कंट्री उनका साथ देने के लिए उतरे तो यूएस वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसलिए नहीं वो उनके पोत खड़े हुए हैं 60-70 एयरक्राफ्ट लिए कि एयरक्राफ्ट लिए कि वो युद्ध करेंगे। वो खड़े हैं इसलिए कि कोई दूसरा ना आए। इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, यहूदी और शफियों का चल रहा है, यहूदी शफियों का ही ये बना रहे, ना कि इसमें इंटरवेंशन किसी और का हो। यही कारण है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री, लेबनान बॉर्डर पहले ही से उन्होंने सीज कर रखा, लेकिन चिल्ला रहा है लेबनान, क्योंकि वहाँ शफी पाए जाते हैं। सीरिया में भी शफी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। और इधर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट में भी शफी पाए जाते हैं। तो इजिप्ट ही खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन बॉर्डर सीज कर रखे हैं, क्योंकि कब्जा तो आफ्टरऑल इजराइल का है। इजराइल उन कब्जों में से रास्ता खोलेगा और बाकी को वापस भेजेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब यूएस ने अपने युद्ध पोत भेज दिए तो जाहिर सी बात है कि रशिया उस पर कहेगा कुछ। रशिया ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये इम्पॉसिबल है। इजराइल को उन्होंने उल्टी धमकी दे दी, क्योंकि इजराइल, उनको मालूम है कि ये यूएस खेमे का सदस्य है, यूएस का एक बहुत बड़ा अलायंस है। इसलिए इजराइल ने भी वैसा पलटवार, इजराइल के खिलाफ पलटवार करते हुए रशिया ने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन इजराइल ने घुसना शुरू कर दिया है, और इजराइल इस बार इस मूड में है ही नहीं कि वहाँ डेमोग्राफी वापस रहे। तो इसलिए शफियों को वो लैंड छोड़कर जाना होगा। और अगर वो लैंड छोड़कर जा रहे हैं और जाते समय अगर रशिया बीच में कूदता है तो अमेरिका भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके परिणाम फिर आगे बहुत गंभीर और बड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी इजराइल ने ये तय किया है कि गाजा शहर को वो खाली करवा लेंगे, और खाली करवाकर उसको पूर्ण रूप से इजराइल बनाएंगे। फिलिस्तीन नाम की कोई चीज़ अब रहेगी नहीं, पैलेस्टीनियन लैंड कुछ नहीं रहेगी। 4000 वर्षों से वहाँ यहूदी रहते थे। कुछ समय के लिए इस्लामिक इन्वेशन की वजह से वो ज़मीन घेर ली गई थी, जिसमें शफी मुसलमानों को बसा दिया गया था। वो सारी लैंड वो वापस लेंगे और उसका इंसाफ करेंगे। जितना यहूदियों को सताया गया है उतना उसका वो रिटेलिएशन या बदला लिया जाएगा। लेकिन सम्रांत देश संसार के कुछ ना कुछ कहेंगी। भारत की खास बात है कि भारत भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और भारत अब इन मामलों में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। भारत अब शांति की तरफ बढ़ गया है। अब तुमने जो जीना है, मरना है, मरो जियो जाके। हमास ने गलत किया था, ऐसा स्टेटमेंट भारत ने ज़रूर दिया था। ऐसा मोदी जी के साथ नेतन्याहू की बात हुई थी, और नेतन्याहू जी और मोदी जी अच्छे मित्र हैं। इजराइल ने हमारी कारगिल के समय पर मदद की थी और दूसरी मददें की थी। अब एक व्यू भारत में ये भी है कि भाई वहाँ से फ़्लाइट तो सब चल रही हैं इजराइल से रास्ते साफ़ हैं। तो फिर इजराइल में भारत सरकार अपने एयरबस बड़े शिप्स क्यों भेज रहा है, क्यों वहाँ से लोगों को निकाल रहा है? और इजराइल तो सुरक्षित है, इजराइल में कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि भारत के पास कुछ इंटेलिजेंस हो कि मुस्लिम कंट्री उसमें घुसने वाले हैं, रशिया बनाम यूएस होने वाला है, तो भाई फिर इजराइल को समस्या में आ जाएगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि भारत सरकार उनकी मदद कैसे करे, यहाँ से खाली शिप जाएगा, यहाँ से खाली प्लेन जाएगा, और वो खाली प्लेन कुछ लेकर यहाँ से जाएगा। उसमें ब्रह्मोस भी हो सकते हैं, उसमें और बड़ी मिसाइलें हो सकती हैं। वो कैसे जाएं? वो वहाँ पर जाएंगी और वो उतारी जाएंगी और उधर से सवारियाँ वापस लेकर आई जाएंगी। ऐसा भी लोग, अब वो अतिशयोक्ति में कह रहे हों, वो मजाक में कह रहे हों, लेकिन इसी प्रकार से पहले जब कारगिल हुआ था तो फिर उन्होंने हमारी मदद की थी। उनके जो पेनिट्रेटिंग रडार हैं वो हमारे बहुत काम आए थे। हम वहाँ पर बॉर्डर पर जो वॉच करते हैं वो इजराइल की ही सारी टेक्नोलॉजी है। हम बॉर्डर पर रडार लगाए हुए हैं, वो इजराइल की ही टेक्नोलॉजी है। हम वहाँ एंटी मिसाइल्स लगाए हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी ही टेक्नोलॉजी की मिक्सिंग है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि इजराइल ने चोरी छुपे हमारी हमेशा से मदद की, हम भी उनकी चोरी छिपे मदद करें, ना कि हम ये देखें कि आक्रांताओं का धर्म क्या। और आक्रांता और ये जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्टों के धर्म के लोग भारत में भी पाए जाते हैं।
इसलिए नहीं बोलना। मुझे लगता है कि भारत ने अपनी पॉलिसी एकदम क्लियर कट कर रखी है और इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी परिस्थिति कभी आती है तो भारत सरकार भी वही अपनाएगी जो कि इजराइल अपनाता है। ये भारत सरकार के कृत्यों से इस समय समझ में आ रहा है कि ऐसा वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात निश्चित है कि इजराइल अब किसी की सुनने को नहीं तैयार है। इजराइल के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ इस समय साथ दे रहे हैं, अमेरिका साथ दे रहा है, भारत भी साथ दे रहा है। तो फिर अब रशिया और मुस्लिम देश मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं? इस कटु प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है आप लोग स्वयं इस फोरम पर, इस वीडियो के फोरम पर आप उसका डिस्कशन करेंगे तो मुझे भी कुछ आपके ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होगा और मैं भी ज्ञानान्वित महसूस करूंगा। आप ज़रूर इस पर चर्चा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट कर सकेंगे। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि इन कमेंटों को पढ़कर नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। लोगों का व्यू भारत में जानना अति आवश्यक है। इस एनालिसिस में उनका क्या व्यू है और इन जो 4-5 प्रश्न इसमें आए हैं इनमें भारत को कैसे बिहेव करना चाहिए और इजराइल जो बिहेव कर रहा है वो ह्यूमन राइट की दृष्टि से कितना सही है। क्या ह्यूमन या ह्यूमंस जो ह्यूमन होना उनके साथ ह्यूमन राइट होना चाहिए क्या? ऐसे प्रश्नों के जवाब आप लिखेंगे और डिस्कशन करेंगे। कुछ प्रश्न भी आप पूछेंगे, कुछ जवाब भी आप लिखेंगे तो मुझे लगता है मुझे खुशी होगी और मेरा ज्ञानवर्धन होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।